नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पहला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। घ्राणेन्द्रिय पाली मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, घ्राणेन्द्रिय पाली। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा यार। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विसरण द्वारा। विसरण द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, तो बी विसरण। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं तो दोस्तों, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है यानी कि अंदर लेता है और छोड़ता है यानी कि बाहर करता है। मतलब जैसे ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, तो सांस लेने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इस तरह से बी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है और रिपीट होता रहता है। तो आप लोग चैनल के लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों गाजर जो है यह फल नहीं है, यह जड़ होता है, मूल होता है। आलू तना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मूंगफली जो है मूंगफली फल है, तो यह मूंगफली का फल भूमि के नीचे यानी कि मिट्टी के अंदर इसका फल होता है, तो इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मूंगफली जो है यह फल होता है, गाजर मूल है, जड़ है, आलू जो है तना है, लेकिन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन साइकस। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं है यह साइकस, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग सारे प्रश्नों को याद रखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। मतलब कि नारियल में कौन सा भाग खाया जाता है। तो नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है दोस्तों। इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन भ्रूणपोष। नारियल का खाने वाला भाग भ्रूणपोष होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बी फार्मा, डी फार्मा, नीट एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन भ्रूणपोष सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। तो सुगंधित पुष्पों में परागण कीट के द्वारा होता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। यह कई बार पूछा गया प्रश्न है, या ग्रुप डे में भी पूछा गया प्रश्न है।
अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों अंगूर में। अंगूर में जो है अनिषेक जनन दिखाई देता है अंगूर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज का खेती जो है प्रतिरोपण के द्वारा किया जाता है। पहले इसका नर्सरी तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद खेतों में लगाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो प्याज का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन प्याज यानी कि ओनियन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केले का दोस्तों जड़ लगाया जाता है, कपास का भी ठीक उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर गन्ना जो है राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि गन्ने को तना के द्वारा काट कर जमीन में बोया जाता है, जिससे गन्ना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो गन्ना के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों यांत्रिक मदद हेतु। यांत्रिक मदद हेतु यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं दोस्तों। हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं दोस्तों। आप लोग इसे याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बीएससी, एमएससी और डी फार्मा की तैयारी करने वाले, डी फार्मा की तैयारी करने वाले एवं नीट एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता है। जीरोफाइट्स रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वर्गीकरण की इकाई है। वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की इकाई दोस्तों स्पीसीज है। इसके लिए राइट आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, स्पीसीज। तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर कहीं पर भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर लाइकेंस तथा मास जो है दोस्तों यह संकेत करते हैं। अगर प्रदूषण बढ़ गया है तो ये खत्म होने लगते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन, लाइकेंस तथा मॉस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कौन ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय और जैविक अपघटकों, जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में जरूरी होता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि BOD मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों दूसरा नंबर ऑप्शन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। कौन ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय, जैविक अपघटकों, जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में जरूरी है? तो BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या है। परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या जो है प्राथमिक उत्पादों की है। प्राथमिक उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है परितंत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हाइड्रोफाइट से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोफाइट से आप क्या समझते हैं? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। हाइड्रोफाइट से आप क्या समझते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो होता है एक जलीय पौधे को कहा जाता है। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है, कोशिका भित्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है,
किस पौधे से अनाज की प्राप्ति नहीं होती? किस पौधे से अनाज की प्राप्ति नहीं होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ग्रेमिनी। या ग्रेमिनी एक कुल है, तो किस पौधे से अनाज की प्राप्ति नहीं होती है? तो ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल के पौधे से अनाज की प्राप्ति नहीं होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल का संबंध किससे है? तेल बीज वाली फसल का संबंध किससे है? तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका क्रूसीफेरी से संबंध है। क्रूसीफेरी, ऑयल वाली फसल का संबंध क्रूसीफेरी से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखें। इसमें से पूछ रहा है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, यूकेलिप्टस को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है अपनी ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। यूकेलिप्टस, इसको सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेदा, या गांव में इसे बल्ली भी कहते हैं दोस्तों, बल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखें। पूछ रहा है प्रश्न में, किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो इस कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? तो मेंडल ने सहलग्नता के बारे में नहीं बता पाए थे, तो इसका अपवाद है सहलग्नता। नंबर 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यह महत्वपूर्ण भी है। मेंडल के नियमों का अपवाद बताइए, तो संलग्नता, लिंकेज। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत है तथा ये धंसे किसमें होते हैं? रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत है, ये धंसे किसमें होते हैं? तो दोस्तों रंध्र ऐसे होता है, खुला रंध्र, बंद रंध्र। तो रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत है तथा ये धंसे किसमें होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों मरुद्भिदों में। मरुद्भिदों में इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की है। माइकोप्लाज्मा, 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, इसे जरूर से ज़रूर याद रखें। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी या फादर किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान की खोज अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, अरस्तु एक वैज्ञानिक हैं, इनको कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी का फादर अरस्तु को। इसी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, या याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस क्या है जीवन का, लाइफ का, जीवन का भौतिक आधार है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों जीव द्रव्य, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है, ऑर्गेनिज्म, जीव द्रव्य। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर की विशालतम धमनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, समस्त परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे विशालतम धमनी का नाम एरोटा है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से ज़रूर याद रखें, एरोटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे जरूर से ज़रूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में दोस्तों लोहा, यहाँ पर ऑप्शन सही है, और कहीं कहीं लोहा के स्थान पर आयरन भी दिया रहता है, तो दोस्तों आयरन नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, Fe पाई जाती है दोस्तों ब्लड में, खून में, रुधिर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? पहले के लोग इसी नाड़ी से रोग का पता लगा लेते थे,
तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है धमनी से। धमनी से नाड़ी दर मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है मछलियों के यकृत के तेल में, विटामिन डी। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसके लिए राइट आंसर है शैवाल, एल्गी। निम्नलिखित में से एल्गी जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, शैवाल, एल्गी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे माइंड में याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में फिर आप लोग इसे रिपीट कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है या आयरन किससे प्राप्त करता है? तो साधारण सी बात है, पालक से। पालक में आयरन पाया जाता है काफ़ी प्रचुर मात्रा में। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया ही जाता है, तो यहाँ पर पालक है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर पालक हो गया, सी नंबर ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो वंशागत के अध्ययन से जीव विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी है दोस्तों। इसे आप लोग याद रखिएगा, आनुवांशिकी, ए नंबर ऑप्शन। आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वायु में कण, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों वातावरण में ध्वनि। ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल दोस्तों एक इकाई है, नापने की मात्रक है। तो वातावरण में ध्वनि की मात्रक के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह महत्वपूर्ण भी है, इसे आप लोग याद रखें और भविष्य के लिए वीडियो को लाइक कर दें और सेव कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिलीबग सरसों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु है, विषाणु है, शैवाल है या कवक है, फफूंद है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों जीवाणु। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग माइंड में याद रखें और सेव कर लें वीडियो को और लाइक कर दें अभी। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दूर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर अगला प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो इन वैज्ञानिक का नाम था केसी मेहता। केसी मेहता, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, केसी मेहता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है नाशपाती का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, चावल का दाना क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चावल का दाना क्या है? तो एक बीजीय फल है। एक बीजीय फल है चावल का दाना, एक बीजीय फल, मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बीज किससे विकसित होता है? बीज जो है किससे विकसित होता है? तो बीज जो है बीजांडों से विकसित होता है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। बीज बीजांडों से विकसित होता है, उत्पन्न होता है या उसका निर्माण होता है बीजांडों से, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी बैंक, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है?
या कभी कभी पूछ लेता है कोशिका को पावर हाउस किससे कहा जाता है, विद्युत गृह किससे कहा जाता है कोशिका का। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाया जाता, इसे आप लोग याद रखिएगा। इन तीनों में तो पाए जाते हैं लेकिन विषाणुओं में एंजाइम कतई नहीं पाया जाता दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, आयोडीन प्राप्त होती है। अंतिम प्रश्न है, पूछ रहा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर अपने माइंड में याद रखें। वीडियो को लाइक कर दें और भविष्य के लिए सेव कर दें ताकि आप लोग दोबारा रिवीजन कर सकें। तो प्रश्न पूछ रहा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।